हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगिनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। पॉइंट 2.4 दैट इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से गाइडिंग वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें देखना है। In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, मतलब हमारे प्रोविजन ने हमें क्या क्या दिया है, या क्या प्रोविजन का मतलब हमें क्या क्या मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, वो हम स्टडी करेंगे एट दिस स्टेज। अब इस स्टेज पर लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसॉफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। इस स्टेज पे हम देखेंगे कि क्या हमारी फिलोसॉफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें देखनी है। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution। और ये चीज हम समझेंगे किसके थ्रू, तो वो पढ़कर जो व्यूज है हमारे मेजर लीडर्स के, जो व्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि what exactly our constitution is all about। But it is equally important to read what the Constitution say about its own philosophy। लेकिन उसके पहले ये भी बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद के बारे में खुद क्या बताता है, खुद की फिलोसॉफी क्या बताता है। This is what the preamble of the Constitution does। और ये चीज ये है कि हमारा जो preamble है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है। Let us turn to this one by one। एक एक करके हम इन चीजों को देखेंगे। The dream and the promise। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of Constitution। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने जो भी इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा, उसमें आप देख सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि मेंबर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, वो कौन थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में हमें पिक्चर्स दिखाए गए हैं, बलदेव सिंह यहाँ पर दिए गए हैं, सभी के एज जो है वो यहाँ पर हमें बताई गई है, उनके बर्थ डेट दिए गए हैं, या उनकी उम्र कितनी थी, दुर्गाबाई देशमुख। और इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के स्केचेस यहाँ पर दिए गए हैं, और ये वही लोग थे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने नोटिस किया होगा कुछ नाम मिसिंग थे हमारे स्केचेस में से, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो मेकर्स में। जैसे महात्मा गांधी, he was not a member of constituent assembly। क्यों नहीं था उनका स्केच, या फिर उनका स्केच के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। Yet there were many members who followed his vision। लेकिन ये बात है कि उनके विजन्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोगों के स्केचेस हमने यहाँ देखे, बट महात्मा गांधी का नहीं था। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, उनके विजन्स को बहुत साल पहले ही लिखा गया था मैगजीन जो यंग इंडिया नाम से थी, जो 1931 में बनी थी। He had spelled out what he wanted a constitution to do। और उस मैगजीन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। वो नहीं थे मेकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर नहीं थे, लेकिन उन्हें उस यंग इंडिया जो बुक थी, मैगजीन जो थी, उसमें अपना जो कह सकते हैं व्यू जो है वो लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। I shall strive for a constitution which will realize India from all thraldom and patronage। उन्होंने ये जो लिखा था उस मैगजीन के अंदर, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई गई हैं, या वो हमें कह सकते हैं कि एक पिक्चर हमें इस चीज का दिया गया है कि क्या उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने लिखा था कि मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूं जहां पर विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द थ्रैल्डम एंड पैट्रोनेज। जिस तरह की बुराइयां या बाकी चीजें इंडिया में है, उससे फ्री हो जाए इंडिया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे चाहिए। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट देयर इज अ कंट्री इन हिज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। मैं ऐसा इंडिया चाहता हूं जहां पर पुअरेस्ट जो है, सबसे गरीब इंसान जो है, उसे ये लगे कि उसकी आवाज की भी कोई मायने है, उसकी बातों को भी महत्व दिया जाता है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताना चाहिए कि इंडिया एक ऐसी कंट्री हो जहां पर कोई भी हाई क्लास या लो क्लास का आदमी ना हो, सभी लोग इक्वल हो। एन India in which all communities shall live in a perfect harmony। हार्मनी मतलब बहुत ही शांति से, बहुत ही पीस से डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ रहें, ऐसा इंडिया मुझे चाहिए। There can be no room in such India for a curse of untouchability or a curse of intoxicating drinks and drugs। इंडिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो सबके लिए खुला हो, और वहां पर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी की कोई प्रथा या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स की जगह ना हो।
वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। इंडिया ऐसी कंट्री हो जहां पर जिस तरह के राइट्स आदमियों को होते हैं उसी तरह के राइट्स वुमेन्स को या औरतों को भी हो। आई शैल बी सेटिस्फाई विथ नथिंग एल्स। मैं इन्हीं चीजों में सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, कुछ और चीज नहीं चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हों। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. ये जो ड्रीम है इंडिया के लिए, जो ड्रीम था, ये इसने एलिमिनेट किया इनइक्वालिटी को, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर आगे आए, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। लेकिन उनका जो मानना था इस इनइक्वालिटी को लेकर ये बहुत ही अलग था, और वो क्या सोचते थे कि क्यों रिमूव होना चाहिए, ये कुछ अलग था। He often bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision, और वो बहुत सी बार क्रिटिसाइज करते थे या गलत बताते थे महात्मा गांधी के विजन्स को भी। In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. उन्होंने अपने कुछ स्पीचेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने अपनी एनेक्सिटी को बहुत ही क्लियरली बताया था। और क्या उन्होंने लिखा था? ऑन द 26th of January 1950, मतलब ये वो वक्त है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को रोल में लाया, या जब वो इफेक्ट में आया। तो वो जब 26th of January 1950 में वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम ऐसी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जहां कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे। In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. Politics में तो हर जगह equality होगी, लेकिन social और economic life में हमारे पास सिर्फ inequality होगी। In politics, we will be recognizing a principle of one man, one vote, and one vote, one value. पॉलिटिक्स में तो हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हर आदमी को एक वोट करने की परमिशन होगी, राइट होगी, और वो एक वोट का एक ही वैल्यू होगा, या एक वोट की एक ही कीमत होगी। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन वहीं अगर हम सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन फिर भी हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास में कोई रीजन नहीं होगा। हमारा रीजन एक ही है कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम कंटिन्यूअसली डिनाई करते जाएंगे, टालते जाएंगे प्रिंसिपल को जो वन मैन वन वैल्यू का है। मतलब आप पॉलिटिक्स में तो मान रहे हो कि एक इंसान की एक वैल्यू है, एक इंसान को एक वोट देने का हक है, लेकिन रियल सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में आप एक इंसान को एक वैल्यू नहीं दे रहे हो, छोटा है बड़ा है ये चीजें मान रहे हो, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और कब तक हम इस तरह की लाइफ जो है कॉन्ट्राडिक्शन की वो जीते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हम अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में कब तक ये इक्वलिटी को डिनाई करते रहेंगे या इसे अवॉइड करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम बहुत समय तक या बहुत आगे तक इस चीज को मानते रहे या डिनाई करते रहे इक्वलिटी को, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रिल, और हम फिर बाद में हमें बहुत पछताना पड़ेगा कि हमें अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी प्रिल में रखना पड़ेगा। तो ये चीज डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947. और अब हम जवाहरलाल नेहरू के स्पीच को, फेमस स्पीच को देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बताया था, जो मिडनाइट में उन्होंने दिया था 15 अगस्त 1947 को। ये जो स्पीच है दोस्तों, ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।